हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया एक्ट शुरू करना है। एक्ट का नाम है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इजी एक्ट है, इसके अंदर हमारे 4-5 चैप्टर्स हैं और जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारा ये एक्ट। ठीक है, तो एक्ट में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली देखो पढ़ेंगे क्या क्या। अब क्योंकि हमने एक्ट नया शुरू करा है तो सबसे पहले हम एक्ट का स्कोप पढ़ेंगे कि एक्ट क्या कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे कवर होता है और एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर कुछ कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है वो देखेंगे। सेल कैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी, हम पढ़ेंगे गुड्स क्या हैं और प्राइस कैसे डिटरमिन की जाती है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, चलो जी आ जाओ शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हम शुरू कर रहे हैं अपने पास एक नया एक्ट, इसका नाम क्या है, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 या सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी बोल सकते हो। तो देखो ईयर दिख रहा है 1930 का है, तो ये कब आया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था या उससे पहले आ गया था, पहले आ गया था, यानी कि ब्रिटिशर्स लाएंगे क्योंकि तब हम पे राज वो कर रहे थे। यानी कि ये एक ऐसा एक्ट है जो प्री इंडिपेंडेंस का था, तो क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस का था तो उसके नाम के आगे पहले लिखा रहता था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब तो सारे ही एक्ट इंडियन है तो हमने उसके वर्ड इंडियन हटा दिया। उनके ब्रिटिशर्स की अलग अलग कॉलोनीज होती थी तो वो हर कॉलोनी के लिए अलग अलग निकाल देते थे, सेम नाम का एक्ट निकाल देते थे। तो इंडिया ने अब क्योंकि इंडिया ने सब अपना अपना कर लिया है तो एक्ट भी क्या किया, इंडियन कर लिया और वो हटा दिया। ठीक है, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये बात मैंने एक बार पहले भी बताई है जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहीं पर डिस्कस किया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो हिस्सा है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती, ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जा रही थी, तो इस वजह से इसको एक अलग एक्ट में तब्दील कर दिया जिसका नाम रखा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो 1930 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकला और एक अलग आइडेंटिटी उसने अपनी बना ली। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर बच्चा माँ बाप से जन्म लेगा तो माँ बाप के ट्रेड्स उसके अंदर होंगे, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी क्योंकि वो अपने बाप या माँ से निकला है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकला है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो यानी कि जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें लगनी चाहिए, तो इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें भी लगेंगी। बट क्या बच्चा हर एस्पेक्ट में मम्मी पापा जैसे ही होता है या अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होती है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है उसकी। तो अगर बच्चे की अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है तो वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करेगा और साथ साथ माँ बाप की जो अलग से एक्स्ट्रा जो उसके अंदर ट्रेड्स आ गए हैं या जो उन्होंने संस्कार दिए हैं वो संस्कार बच्चे के साथ रहेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई चीज़ लिख दी गई है तो वो सेल ऑफ गुड्स पे स्पेसिफिकली लगेगी क्योंकि वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिख दी गई है। अगर इसके अलावा कोई किसी चीज़ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ नहीं लिखा तो फिर हम देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है। ठीक है, ऐसे तुमने देखा होगा ना, जब भी कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो हम क्या कहते हैं कि तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं, ऐसा बोला जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं तेरे माँ बाप के बच्चे के माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे देखते हैं कि उन्होंने क्या संस्कार दिए। तो बिल्कुल ऐसे समझो कि अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसी चीज़ के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डिस्प्यूट मतलब कोई चीज़ है जिस पे कुछ लिखा नहीं गया सिंपली, तो फिर हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट गवर्न्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनली इट was part of the Contract Act section 76 to 123, later these sections were deleted and a separate sale of goods act was passed in 1930. The sale of goods act 1930 contains 66 sections in 7 chapters. It came into force on 1st July 1930 as the Indian Sale of Goods Act 1930. Later on 22nd September 1963, the word Indian was deleted and it became Sale of Goods Act 1930. ठीक है, बेसिक चीज़ें होगी इसके अंदर। अब इट एक्सटेंड्स टू
होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इंडिया के ऊपर भी अप्लाई होता है और जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे एक्ट्स पहले नहीं लगते थे। 5 अगस्त 2019 से पहले इंडिया का एक्ट जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। इंडिया ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया जाता है, आर्टिकल 370 बहुत बार सुन रखा होगा तुमने, आजकल मतलब बहुत टाइम से चर्चा में चल रहा है। तो आर्टिकल 370 जब से कॉन्स्टिट्यूशन डिलीट किया गया तो जम्मू कश्मीर को जो स्टेटस दिया गया था, स्पेशल स्टेटस, वो रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इंडिया के सारे कानून उन पे अप्लाई होते हैं। पहले क्या होता था, पहले उन जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ पास किया वो उनको दे दिया जाता था और उनसे कहा जाता था आप अपनी स्टेट असेंबली में इसको पास कर लो। अगर उनकी स्टेट असेंबली में पास हो जाता था तो वो एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता था, अदरवाइज नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया के मेजॉरिटी लॉज एप्लीकेबल करे ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे वही ना पाकिस्तान का जोर चलता था या पाकिस्तानी बीच में इंटरफेयर बहुत करता था। तो खासतौर से जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पाकिस्तान से बड़ा इन्फ्लुएंस रहते हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप चलती ही इस बेसिस पे कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान इंडिया जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा होती रहनी चाहिए, नहीं तो उनके घर बार नहीं चलते। ऑनेस्टली बताऊँ, इन जो जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, 2-3 ही हैं मेन पार्टीज़, उनका घर बारी से चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई वगैरह थोड़ी बहुत रहे उसी चीज़ से। ठीक है, तो अब क्या है, जब से आर्टिकल 370 हटा, इंडिया के सारे लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गए, तो ये वाला लॉ भी एप्लीकेबल हो गया। आगे, तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ डैमेजेस एटसेट्रा आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स in so far as they are not inconsistent with the express provisions of the sale of goods act। ये चीज़ मैंने बोली थी कि बच्चे के अंदर माँ बाप वाले ट्रेड्स भी आएंगे, है ना, तो यही डिस्कस करते हैं। बच्चे की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, तो बच्चे की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको हम नकारेंगे नहीं, नकारना मतलब उसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे प्रायोरिटी पर रखेंगे। जिन मैटर्स पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ नहीं लिखा वहाँ उसके लिए फिर कहाँ रेफर करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेफर करेंगे। यही बात उन्होंने यहाँ लिख दी। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं हम अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। तो डेफिनेशन में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इसके लिए रेफर करेंगे कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते थे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जब एक बंदा ऑफर करता है, वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ कंसेंट जोड़ दो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी जोड़ दो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा वहां से बन गया। तो मेन चीज ये है कि भैया सेल क्या है, सेल क्या है। तो सेल बेसिकली क्या है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ गुड्स की ओनरशिप या तो ट्रांसफर कर देता है या ट्रांसफर करने के लिए अग्री कर देता है, तो उसको बोलेंगे हम सेल हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेल क्या है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है या ट्रांसफर करने के लिए अग्रीमेंट कर लेता है, तो उसको बोलेंगे हम सेल। ठीक है, गुड्स, ओनली गुड्स। ठीक है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, क्या इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। तो जहां पे लिखा है ये वर्ड प्रॉपर्टी, तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि जमीन होगी, बिल्डिंग होगी, वो प्रॉपर्टी। जब यहां पे वर्ड प्रॉपर्टी लिखा है तो इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है, तो रीड करो क्या कह रहा है, सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ठीक, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगला, बायर कौन है, तो सिंपल सी चीज है, बायर मतलब वो इंसान जो गुड्स की ओनरशिप ले चुका है या लेने के लिए अग्री कर चुका है। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स। सेलर कौन है, द पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। ठीक, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मैंने बोल दिया, ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ठीक, तो देखो ओनरशिप जो होती है इसको हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
तो प्रॉपर्टी या जो ओनरशिप होती है, इधर देख ले सब, वो दो तरीके की होती है। एक होती है जनरल प्रॉपर्टी और एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सर जनरल तो मतलब ऐसा होगा ना जो नॉर्मल वाली है, स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल होगा, उसमें यूनिक होगा। तो देखो स्पेशल प्रॉपर्टी या स्पेशल ओनरशिप से क्या मतलब होता है। मान लेते हैं मैंने तुम्हें लोन दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, और तुमसे क्या कहा कि इस लोन को 3 साल बाद रिपे करना, तुमने कहा ओके। अब मैंने पूछा बदले में एक सिक्योरिटी में क्या दोगे, तो तुमने कहा सर हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, या मान लो तुमने क्या मुझसे कहा कि सर हमारे पास एक 20 लाख की गाड़ी है, आप वो गिरवी रख लो। ठीक है, लोन कितने का लिया दिया मैंने, 10 लाख का, तो हमने 20 लाख रुपए की गाड़ी मेरे पास उधार पे रख दी। ठीक है, और क्या बोला कि अगर तुम लोन रीपे नहीं कर पाओ तो मैं इस गाड़ी को बेच के पैसा रिकवर कर लूँ। तो यहाँ पे तुमने मुझे अपनी गाड़ी की स्पेशल ओनरशिप दी है। ठीक है, जनरल ओनरशिप नहीं दी, स्पेशल ओनरशिप दी है, जिसमें मैं ये ओनरशिप कब ले सकता हूँ गाड़ी की, जब तुम लोन की रीपेमेंट ना करो तो ये जो मुझे मिला दैट इज स्पेशल ओनरशिप। ठीक है, वहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा और तुम मुझे बदले में गाड़ी देना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी के बदले 10 लाख जा रहे, तो यहाँ पे तुम जो मुझे गाड़ी दे रहे हो इसमें मुझे गाड़ी की मिल रही है जनरल ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी। फर्क समझ में आ रहा है, दोनों केसेस में मेरे पास गाड़ी आ रही थी। पहले वाले केस में गाड़ी कब मिलती मुझे, जब तुम लोन नहीं देते, और अभी कब मिल रही है, जैसे ही मैं पेमेंट कर रहा हूं वैसे ही मुझे मिल जाती है, तो वो हो गई जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, हम तो बेसिकली जब भी कुछ खरीदने जा रहे हैं तब मिलती है जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है जब हम कोई चीज़ एक तरीके से लोन पे चढ़ाते हैं और बदले में सिक्योरिटी के तौर पे हमें गुड्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरली अ सोशल प्रॉपर्टी। ये सोशल नहीं है, ये स्पेशल होना चाहिए, सोशल लिख दिया है, ये स्पेशल होना चाहिए। इफ ये वो एग्जाम्पल हो गया जो मैंने गिरवी वाला रखा था ना एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल उसको पढ़ लेना। अगला नेक्स्ट आ रहा है गुड्स का क्या मतलब है, तो गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। तो मैंने लिखा हुआ नीचे डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर ऑन। अभी के लिए गुड्स बस इतना समझो, गुड्स का मतलब क्या है, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज मूव हो सकती है वो गुड्स में आएगी। ठीक है, तो बताओ ये बॉटल मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो क्या ये गुड्स है। ये मोबाइल क्या गुड्स है, मूवेबल है, ठीक। ये पेन मूवेबल है, गुड्स है। रिमोट गुड्स है, ठीक। ये पंखा गुड्स है, लैपटॉप ये कंप्यूटर गुड्स है। तुम्हारा दिमाग, क्या तुम्हारा दिमाग नीचे से जो तुम्हारे घुटनों में है दिमाग, क्या उसको नीचे से ऊपर मूव कर सकते हो या ऊपर से नीचे मूव कर सकते हो, तो दिमाग मूवेबल है नहीं। क्या लैंड मूवेबल है, क्या जो बिल्डिंग बन चुकी हैं या जिस बिल्डिंग में तुम बैठो क्या मूवेबल है नहीं, तो क्या ये गुड्स है नहीं। जो जमीन का टुकड़ा है गुड्स नहीं है। जो भी चीज मूव नहीं करेगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कह जाएगी, उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। तो सर अगर ऐसी बात है तो ज़मीन भी तो बिकती है, फिर ज़मीन जो बिकती है वो कौन से एक्ट में बेचोगे, अगर आप मना कर रहे हो यहाँ पे नहीं बिकेगी, तो उसके लिए अलग एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। संभाल ले, एक कभी कुछ गिर रहा है कभी कुछ गिर रहा है। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो वो इस एक्ट में नहीं बेची जाएगी, कहाँ बेची जाएगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सर क्या हमें वो एक्ट भी पढ़ना है, तो नहीं, हमें वो एक्ट नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। ठीक है, अच्छा तो चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम डिस्कस कर लिया। क्या है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ सर्टेन प्राइस। ठीक,
अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ये तो बेसिक सी चीज है। क्या हम खुद ही को बेचें, खुद ही से खरीदें? नहीं। अगला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। और कौन सी ओनरशिप, जनरल या स्पेशल? जनरल। आगे तीसरा, गुड्स मस्ट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेन चीज क्या ट्रांसफर होनी चाहिए? गुड्स, और कौन से? वो भी मूवेबल। एक प्राइस के लिए होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे सामान दो, बदले में मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। हंसी छूट गई ना? छूट गई? क्या हुआ? क्यों दुआएं नहीं चाहिए? नहीं चाहिए दुआएं, पर उससे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। यानी कि ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस फॉर सम मॉनेटरी कंसिडरेशन। अगला, इट इंक्लूड्स बोथ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। अभी हम इस पर डीप में चर्चा करेंगे, सेल और अग्रीमेंट टू सेल पे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। तो क्या लिख रहा है? एब्सोल्यूट और कंडीशनल लिखा है, अनकंडीशनल लिखा है? बुक में क्या लिखा है? कंडीशनल लिखा है ना? हाँ वही होना चाहिए, मुझे भी यही लग रहा था, कंडीशनल होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट से मतलब क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कह रहे हो कि भैया आपको ये एज इट इज फुलफिल करना है, आपको आपने चीजें बता दी कि ये करना है और आपने वो चीजें कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि 50,000 रुपये दो, ये मोबाइल ले जाओ, ठीक? तो ये क्या हो गया है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने एक चीज बताई और वो पूरी हो गई। कंडीशनल में क्या हो गया? आप कुछ शर्त रख सकते हो कि मैं तुम्हें ये 50,000 रुपये का मोबाइल तभी बेचूंगा जब तुम ये करोगे, जब तुम वो करोगे। कोई भी ट्रांजैक्शन मैंने कंडीशन शर्त रख दी, या जब तुम ये सारी चीज़ें फुलफिल करोगे तब जाके मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तो फिर क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इन राइटिंग और इम्प्लाइड। या तो आपने बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है, लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब या तो बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है। और लास्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। सर वो सारी चीज़ें अब भूल जाओ, हम भी भूल गए, आप भी भूल जाओ, हमसे आगे पूछना मत कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। ये इसेंशियल एलिमेंट्स जाके पढ़ लेना, मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो मैं इनको बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी। अब देखते हैं ये वर्ड सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल हो क्या रहा है। थोड़ा थोड़ा हल्का सा समझ में आ रहा होगा कि सेल क्या है और अग्रीमेंट टू सेल क्या है। तुम्हें क्या लग रहा है अग्रीमेंट टू सेल कैसा होगा? क्योंकि किताब में ना देखो, सिर्फ वर्ड से मतलब ढूंढने की कोशिश करो, तो अग्रीमेंट टू सेल क्या हो रहा होगा? सर अभी एग्रीमेंट बना है। अग्रीमेंट बना है मतलब सेल हो गई, नहीं हो गई? नहीं। और सेल हो गई मतलब उसमें आपने क्या किया? सामान या तो शायद दे दिया, थोड़ा हल्का हल्का यही मिलता मतलब मिलता है कि सेल हो चुकी है, मतलब आपने ट्रांसफर कर दिया गुड्स और शायद पैसे भी आ गए हों, मे बी। अग्रीमेंट टू सेल में अभी माल नहीं गया, शायद फ्यूचर डेट पे जाएगा, आगे चल के कहीं जाएगा। करेक्ट। तो जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल ठीक सही है। सेल में क्या है? आप गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हो। ध्यान से समझना, गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स की फिजिकल डिलीवरी भी हो सकती है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, डिलीवरी भले ही लेट हो सकती है, पेमेंट भी भले ही लेट हो सकती है। अगर ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो गई तो वो सेल है, और अगर ओनरशिप फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी या फिर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ट्रांसफर होगी तो वो क्या है? अग्रीमेंट टू सेल है। फर्क समझ में आ रहा है? बात दोनों तरफ ओनरशिप ट्रांसफर होने की है, बट इसमें जरूरी क्या है? टाइम, वक्त। ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हुई तो सेल, और अगर ओनरशिप फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हुई या कुछ शर्तें पूरी करने के बाद हुई तो वो अग्रीमेंट टू सेल। अब ध्यान रखना, ओनरशिप से मतलब ये नहीं कि फिजिकल डिलीवरी ट्रांसफर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की बात हो रही है यहां पे। ठीक, तो देखो सेल पढ़ो। इन सेल द प्रॉपर्टी in goods is transferred from the seller to the buyer immediately. Payment of price or delivery of goods does not matter
एज लॉन्ग एज ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर बाय द सेलर। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स या पेमेंट ऑफ प्राइस बाद में हो सकती है, बट अगर आपने ओनरशिप पहले ट्रांसफर कर दी तो हो जाएगा। सर ऐसे कैसे पागलपन है, ये कौन सा पागलपन है कि गुड्स की भी डिलीवरी नहीं करी, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक दुकान पे गए और तुम दुकानदार से क्या बोला कि भैया मुझे ये हैंडबैग पसंद आ रहा है। ठीक है, उसने बोला कि ये हैंडबैग ऑलरेडी बिक चुका है, तो तुमने क्या कहा, ठीक है दूसरा पीस निकाल दो, अगर ये कोई कस्टमर ले चुका तो मुझे दूसरा पीस दे दो। उसने बोला कि अभी दूसरा पीस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो तुमने क्या बोला, अरे यार शिट। वो तुमसे क्या कह रहा है, अरे अरे रुको रुको, तुम जान लगे दुकान से। उसने कहा रुको रुको, मैं आपको ये सामान पहुंचा दूंगा, ठीक है, आप कल आ जाना, आपके पास ये सामान पहुंच जाएगा। तुमने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल आ सकता हूँ, क्या कल आ सकती हूँ। तो उसने क्या बोला, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर का पता दे दो मुझे, ठीक है, और मैं आपको सामान घर पे पहुँचा दूंगा, आप पेमेंट कर जाओ बस आज। ठीक है, तो तुमने क्या किया, सोचा कल तक चल जाएगा, हाँ कल तक चल जाएगा। तो तुमने क्या किया, आज उसको पेमेंट करी और उसको क्या किया, उससे बिल ले लिया और उसको क्या कह दिया, डिलीवरी कब कर देना, कल कर देना। तो क्या यहाँ पे तुम्हें बैग की ओनरशिप मिल गई, मिल गई। क्यों, कैसे पता, गुड्स तो तुम्हारे पास आए नहीं, गुड्स तो कल आएंगे, बिल आ गया ना। तो यहाँ पे भी तो देखो यही चीज़ हो रही है कि आपके पास बिल आ गया और डिलीवरी बाद में हो रही है। पेमेंट पहले करनी जरूरी है। अगर वो कह रहा है पेमेंट पहले करो, या वो कह रहा है कुछ एडवांस दे जाओ, बची हुई पेमेंट बची बाद में दे देना जब डिलीवरी हो जाए, तो वो भी क्या होगा, उसमें भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ना। जैसे कि सर वो नहीं होता कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, ये कैश ऑन डिलीवरी भी जो होता है वो भी एक तरीके से वही है, क्योंकि बिल फट गया तुम्हारे नाम पे तो तुम्हारे पास गुड्स की ओनरशिप आ गई है। ठीक है, गुड्स की डिलीवरी बाद में हो रही है। और मना भी कर सकते हैं आप। मना भी कर सकते हैं, वो एक रूल ये है कि भाई जब आप सेल करते हो तो सामने वाले को रीजनेबल टाइम भी देना चाहिए फॉर इंस्पेक्शन। अगर जो गुड्स हैं वो क्वालिटी के नहीं है या जिस पर्पस के लिए ले गए थे वो फुलफिल नहीं करते हैं तो वापस कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेल का रूल है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, बट अगर बिल बन गया है तेरे नाम पे तो फिर वो तेरा हो चुका है, अब कोई और तेरे से नहीं ले सकता, वो सेलर को तुझे देना ही पड़ेगा, अभी किसी और को नहीं दे सकता वो। ठीक है, सर जो बायर है वो कैंसिल कर सकता है। हाँ, अगर बायर को गुड्स इंस्पेक्ट करने के बाद पसंद नहीं आए तो बायर कैंसिल कर सकता है, बट अगर कुछ जेन्युइन रीजन से कर रहा है, विदाउट एनी रीजन कैंसिल कर रहा है तो फिर सेलर प्राइस मांग सकता है गुड्स की। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, अगला देखो क्या कर, अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल डिस्कस कर लिया मैंने भी। अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर की अभी हो रही है, नहीं, या तो फ्यूचर डेट पे होगी या फिर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, आप ये शर्तें पूरी करो आपको गुड्स की ओनरशिप मिल सकती है। तो इन एन अग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट अपॉन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, चलो अच्छा, अब आगे अभी ना अकाउंट्स में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं शॉर्ट में सोगरा। शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे, सोगरा। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। दोबारा बोल रहा हूं, क्या है नाम, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हम अपने कस्टमर को एक सामान देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, और उसे क्या कहते हैं, इसको कुछ दिन यूज़ करके देखो, अगर आपको ये पसंद आता है तो खरीद लेना, नहीं तो हमें ये वापस कर देना। ठीक है, तो बताओ ये जो सामान दिया इस शर्त पे कि अगर आपको पसंद आएगा तो रख लेना, अदरवाइज वापस कर देना, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सेल है या अग्रीमेंट टू सेल है? सेल है, अग्रीमेंट टू सेल है, क्या है ये, सेल है, ये अग्रीमेंट टू सेल है। बताओ, कस्टमर के ऊपर तुमने छोड़ा कि अगर पसंद आए तो रख लेना, अदरवाइज वापस कर देना, तो कंडीशन रख दी ना कि पसंद आए तो लेना, अदरवाइज वापस कर देना। तो क्या अभी वो ओनर बन गया सामान का? नहीं, कब बनेगा ओनर,
कंडीशन जब पूरी हो जाएगी। जब उसको पसंद आ जाएगा, यानी कि कंडीशन जब पूरी हो जाएगी। तो अभी के लिए वो क्या है, अग्रीमेंट टू सेल है, पसंद आने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही चीज लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और रिटर्न आर इन द नेचर ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। ठीक, अच्छा, तो अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा, मतलब ये जो है अग्रीमेंट टू सेल, ये सेल में कब तब्दील होगा बताना, जब कंडीशंस पूरी हो जाए। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो फ्यूचर डेट जब आ जाए उस फ्यूचर डेट पे हो जाएगा। करेक्ट, कॉमन सेंस है, पढ़ लो। अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल व्हेन द टाइम elapses और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक, चलो, सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बारे में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होती है, सेल में कब होती है, इमीडिएटली, और अग्रीमेंट टू सेल में तो यही लिखा है, अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर डेट पे या फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशंस। इसका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और यह है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्जीक्यूटेड का मतलब है हो गया, एग्जीक्यूटरी मतलब होने वाला है। हाँ, नहीं पता, नहीं पता। एग्जीक्यूटिव में दोनों पार्टी ने सर परफॉर्म कर दिया है, और एग्जीक्यूटिव मतलब एक बंदे ने परफॉर्म। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सर फिर वही बात, हमें नहीं पता, हमने कभी पढ़े ही नहीं है शब्द, है ना आशा, पढ़ा है तूने ये, हाँ पढ़ा था ये वर्ड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ, क्यों, चैप्टर नंबर 1 जब पढ़े तो मतलब कैसे नहीं पता फिर। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें दोनों पार्टीज ने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस पूरे कर दिए हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिनमें दोनों पार्टीज ने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करे, दोनों पार्टीज ने। ठीक है, एग्जीक्यूटेड में दोनों ने परफॉर्म कर दिए, इसके अंदर दोनों ने परफॉर्म नहीं करे। आगे, बर्डन ऑफ रिस्क, सोचो, सेल में ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है, अब सामान का रिस्क किसका होगा, बायर का या सेलर का। ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, अगर मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें ये फ़ोन देने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और ये सेल हो चुका है, तो अब इस फ़ोन से जुड़ा हुआ रिस्क, ये गिर के टूट सकता है, पानी में गिर सकता है, ये रिस्क किसका है, बायर का या सेलर का, बायर का, क्योंकि अब ओनरशिप उसकी हो चुकी है, तो फिर संभाल के भी अब फ़ोन को उसी को रखना है। अग्रीमेंट टू सेल में किसकी होगी, किसके पास होगा रिस्क, अभी तो जो बेचने वाला है बेचने वाला या जो माइक्रोवेव में रख रहा है वो, तू तो बेच रहा है ना। सर सेलर, क्योंकि अभी सामान डिलीवर नहीं हो, जब डिलीवर हो जाएगा तो कंडीशन पूरी हो जाएगी तब। सेल के केस में अगर सेल हो चुका है तो रिस्क किसका है, बायर का, अग्रीमेंट टू सेल में सेलर का। आगे, नेचर ऑफ राइट्स, इट क्रिएट्स जस्ट इन रेम, और अग्रीमेंट टू सेल इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम। सर अभी तक हमें लगता था हमें इंग्लिश आती है, बट आज लग रहा है कि शायद नहीं आती। ये जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम, ये बड़े अजीब अजीब से वर्ड हैं। याद है सर मुझे, ये वर्ड्स कहीं देखे हुए हैं, कहाँ सर मैं बता दूं, अभी बता दूं हैं, चैप्टर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा देखें, रुक जाना जरा, हाँ देखें क्या थे जस्ट इन रेम, छुट्टी 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 तेरा आंसर चाहिए। हाँ भाई देखें, नहीं क्यों, अच्छा हाँ भाई, क्या था जस्ट इन रेम, अच्छा, और जस्ट इन पर्सोनम बांट देते हैं,
तू भी ले ले, सर मैं बता तू भी ले ले, है ना? हाँ, सर जस्ट इन रैम में जस्ट नहीं है वो, जस है। सर जस्ट इन रैम में सर हमारे पास फोन का राइट होता है कि हम पूरी भारत से भी हम वो फोन ले सकते हैं, यूनिवर्सल राइट होता है। बाहर से भी ले सकते हैं। सर हमारा फोन रास्ते में गिर जाए, कोई भी बंदा अगर उठा ले तो हम उससे ले सकते हैं, हमारा यूनिवर्सल राइट हो जाएगा। अच्छा, और पर्सोना में सर किसी स्पेसिफिक पर्सन मतलब कि हाँ समझ रहा हूँ, ठीक बोल रहा है। कि मैं अगर आप मेरा फोन आपके पास है तो मैं आप ही से लूंगा, किसी और से नहीं। जस्ट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से के अगेंस्ट आपके पास अधिकार आ जाता है, उसको बोलते हैं जस्ट इन रैम। और जस्ट इन पर्सोना का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स। आप समझो इसको, मान लो ये फ़ोन है और मैंने अग्रीमेंट कर लिया है कि मैं तुम्हें फ़ोन बेच चुका हूँ, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है तुम्हारे को। डिलीवरी भले ही नहीं हुई, फ़ोन भले ही मेरे पास पड़ा है, बट ओनरशिप अब तुम्हारी हो चुकी है, ठीक है? तो अब तुम ये फ़ोन सारी दुनिया से बचा सकते हो। कोई और आके अगर ये फ़ोन मुझसे मांगे तो तुम उस बंदे को रोक सकते हो कि अब ये फ़ोन मेरा है, मैंने इसके लिए ओनरशिप ले ली है। यहाँ तक कि तुम ये फ़ोन मेरे से भी रोक सकते हो, अब मुझे लेने से भी। भले बेचा मैं नहीं हूँ, बट क्योंकि अब ओनरशिप तुम ले चुके हो तो अब तुम ये फ़ोन मुझसे भी छीन सकते हो, और बाकी दुनिया में से कोई अगर लेने आ रहा है तो उससे भी रोक सकते हो। ये किस में मिलेगा? राइट, सेल के केस में, यानी कि जस्ट इन रैम मिलेगा वहाँ पे। अग्रीमेंट टू सेल में क्या है? जस्ट इन पर्सोनम। तो अग्रीमेंट टू सेल में क्या है? सेल कब होगी? आज। अग्रीमेंट टू सेल में सेल आज हो रही है? नहीं, कब हो रही है? फ्यूचर डेट पे, कंडीशंस फुलफिल होंगी जब, ठीक? तो इस केस में अगर मैं अग्रीमेंट टू सेल कर रहा हूँ कि हाँ तुम्हें मैं ये फ़ोन फ्यूचर डेट में बेचूंगा, तो उस केस में अगर मैं फ्यूचर डेट पे नहीं बेचता तुम्हें, तो तुम्हारे पास क्या ये अधिकार है कि तुम सारी दुनिया से फ़ोन लेने से रोक सकते हो? नहीं, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है अभी? बायर के पास सेलर के पास मेरे पास है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा? फ्यूचर डेट पे बेचूंगा। तो अभी फ्यूचर डेट आई नहीं है, अभी ओनरशिप मेरे पास ही है। तो फिर तुम ये फ़ोन के लिए सिर्फ मेरे से डील कर सकते हो, मेरे पे केस कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। क्या पूरी दुनिया को रोक सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं सामान का मालिक हूँ। करेक्ट। आगे, रेमेडीज ऑफ ब्रीच। तो ध्यान से देखना, ब्रीच मतलब तोड़ना, और अगर आपने कोई चीज़ तोड़ी तो उसकी रेमेडी क्या मिलेगी? तो अगर बायर ने सामान के पैसे देने से मना कर दिया सेल के केस में, तो जो सेलर है वो बायर पे केस कर सकता है और उससे प्राइस रिकवर कर सकता है। मतलब अगर मैंने इस फ़ोन की ओनरशिप तुम्हें दे दी है और अब बाद में तुम डिलीवरी लेने से मना कर रहे हो और कह रहे हो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मैं तुम पे केस करके पैसे ले सकता हूँ। बट अगर बात आती है अग्रीमेंट टू सेल की, तो अग्रीमेंट टू सेल में ओनर कौन है? मैं या तुम? मैं हूँ, सेलर है। तो फिर इस केस में अगर बायर बाद में पैसे देने से मना कर दे, तो मैं तुम पे पैसों के लिए केस नहीं कर सकता कि मुझे प्राइस पे करो, अग्रीमेंट टू सेल हो चुका था। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे कोई नुकसान हो रहा है, डैमेजेस हो रहे हैं, तो वो मैं डैमेजेस तुमसे रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बुद्धि लगाओ, बुद्धि। फॉर एग्जाम्पल, ये फ़ोन तुम मेरे से ले रहे हो और हमारे बीच में सेल का अग्रीमेंट हो चुका है, मतलब सेल हो चुकी है, ओनरशिप तुम्हारे पास है, बस सामान मेरे पास पड़ा है अभी, ठीक है? तो जब एक आदमी इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंसी में कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करती है जो उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेके जाता है और उनको पे ऑफ कर देता है, एसेट्स को बेचता है, लायबिलिटीज पे ऑफ कर देता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑफिस, ऑफिशियल रिसीवर, या फिर ऑफिशियल असाइनी भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है? तो इमेजिन करो, बुद्धि लगाना, नॉर्मल पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल तुम्हारे कॉमन सेंस से तुम्हें आंसर मिलेगा। ये मोबाइल तुमको सेल हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ सेल हो चुका है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक है? डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, डिलीवरी सामान मेरे पास ही पड़ा है। और मान लो कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है? तो इंसॉल्वेंट हो गए तो तुम्हारा ओनर तुम्हारा लिक्विडेटर आ रहा है, मतलब असाइनी आ रहा है, रिसीवर आ रहा है, वो तुमसे क्या कह रहा है? कोर्ट ने मुझे भेजा है तुम्हारे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जब्त करने के लिए,
तो अपने सारे एसेट्स मुझे दे दो, तो तुमने अपने सारे एसेट्स उसको दे दिए। फिर ये फ़ोन मेरे पास पड़ा है, ठीक है, तुम कह रहे हो हमारा एक फ़ोन जो है ना वो अभी भी वहीं पड़ा है सेलर के पास, हमारा एसेट वो भी है, तो तुम्हारा जो लिक्विडेटर है ऑफिशियल रिसीवर, क्या वो आके मुझसे ये फ़ोन ले सकता है? पेमेंट नहीं हुई है इस फ़ोन की, पेमेंट नहीं हुई है, बट क्या तुम्हारा रिसीवर मुझसे ये फ़ोन ले पाएगा? नहीं सर, क्योंकि वो तो जिसने पेमेंट मतलब जिससे लोन लिया उसी पे चला जाएगा ना फोन। जिसने लोन लिया उसी पे चल जाएगा फ़ोन? मतलब ये फोन लोन पे लिया है ना। मैंने कब का लोन पे लिया है? मैंने सर क्या है? मैंने सिर्फ इतना बोला है कि गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है, पेमेंट भी नहीं हुई है, ओनरशिप तुम्हारे पास है। लोन पे कब बोला मैंने कि लोन पे लिया है? तुमने कहा था कि बाद में जब डिलीवरी लेने आऊंगा तभी पेमेंट कर दूंगा। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि तुम्हारा ऑफिशियल रिसीवर मुझसे मोबाइल ले पाएगा? नहीं, अगर पेमेंट कर देगा तो ले लेगा, और नहीं बस पेमेंट ही नहीं कर पाएगा वो तो, अगर पेमेंट नहीं करेगा तो आप फोन वापस। क्या कह रही हो? ले लेगा, पेमेंट नहीं हुई है फिर भी ले जाएगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर पेमेंट ले पाएगा, तो सामान ले जा सकता है, और पेमेंट अगर नहीं दे के गया तो पेमेंट बाद में लेना। यहाँ पे ओनरशिप किसकी थी? बायर की या सेलर की? बायर की। तो बायर के पास जब ओनरशिप है तो क्या पढ़ा था अभी हमने? बायर ये सामान अब सबसे रोक सकता है, उसके पास क्या आता है? जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो क्या बोलता है? पूरी दुनिया से भी रोक सकते, पूरी दुनिया को भी लेने से रोक सकता है, और सेलर को भी। यानी कि इंसॉल्वेंट होने पे बायर का जो लिक्विडेटर है वो आके सामान ले जा सकता है। अग्रीमेंट टू सेल में, अग्रीमेंट टू सेल अगर हुआ और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या बायर का लिक्विडेटर सामान ले जा सकता है मुझसे? नहीं। पता है तुम्हारा आंसर किस बात पर डिपेंड करता है? कि मेरी टोन कैसी निकल रही है। अगर मैं ऐसे पूछूं क्या ये मुझसे सामान ले जा पाएगा, तुम कह देते हो टोन समझते हो, हाँ सर जैसे टोन दे रहे ना, आंसर नो ही है। और मैं अगर कह दूं क्या ये मुझसे ले जा पाएगा, तो वहाँ डाउट डाउट, क्या ये ले जा सकता है, तो तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं आएगा दिमाग में। ठीक है, तो मेरा जान मैं जैसी टोन में दूंगा पूछूंगा सवाल, तुम उस टोन में आंसर कर देते हो। तो बताओ जी, अग्रीमेंट टू सेल में क्या सेलर सॉरी बायर का लिक्विडेटर मुझसे सामान ले जा पाएगा? नहीं, बायर का लिक्विडेटर मुझसे सामान नहीं ले जा सकता। ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। सेलर के पास है, मेरे पास है। तो मैं क्या कहूँगा? भैया मैं सामान का मालिक हूँ, मैं तभी सामान दूंगा जब पेमेंट करेगा, तो वो तभी ले जा सकता है अगर वो पेमेंट कर दे, अदरवाइज नहीं। ठीक, दूसरे वाले पहले वाले केस में सर उसने पेमेंट कर दी थी फोन की क्या? नहीं, फिर भी ले गए। फिर भी ले गया, ओनरशिप उसके पास है ना। और वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब तो उसे पेमेंट देनी नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरी है क्या कि इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट मिलेगी नहीं? तुम्हारे दिमाग में एक बात दिमाग में बैठ जाती है कि एक इंसॉल्वेंट आदमी मतलब भिखारी हो गया, सड़क पे आ गया है, क्या उसके पास इतने एसेट्स हो नहीं सकते कि उसके एसेट्स से लाइबिलिटी सारी पे ऑफ हो जाए फिर ही पैसा बच जाए? बट सर ब्लॉक कर देंगे ना वो तो। क्या ब्लॉक कर देगी? कि एसेट बेच नहीं सकता। फिर माइक्रोवेव में रख दो एसेट्स को, एसेट्स बेच रहा है तू, मतलब सेल नहीं कर सकता। कौन ब्लॉक करेगा? असाइनी। पागल है वो, उसको इसी काम के लिए भेजा तो वो वही काम ब्लॉक क्यों करेगा? सब कुछ ब्लॉक कर देगा। सब कुछ ब्लॉक कर देगा, और क्या करेगा? उसको किस काम के लिए भेजा है? लिक्विडेटर को किस काम के लिए भेजा है? असेट्स बेच, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर। पर वो ब्लॉक कर देगा ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, अपना एसेट बेच नहीं सकता। किसको ब्लॉक करेंगे? सर वो बंदे को, बायर को। ये कौन है? बायर सर, बायर। बायर से कहा जाएगा कि वो नहीं बेच सकता, पर उसका रिसीवर बेच सकता है। हाँ। ठीक है, तब इमेजिन कर विजय माल्या जैसा बंदा,
विजय माल्या जैसा बंदा, अगर वो जैसे तुम देख रहा होगा कि इंसॉल्वेंसी के कगार में चल रहा है कि भैया उसके पास अपनी कंपनी से एसेट्स लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो विजय माल्या जैसा बंदा जिसके पास खूब एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज भी खूब हैं, तो उसके एसेट्स इतने सारे हैं कि वो अपने एसेट से लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकता है, उसके बाद भी पैसा बच जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जो अपने दिमाग में बैठा के बैठे हो कि एक इंस्टॉलमेंट आदमी से तो पैसे रिकवर नहीं होंगे, हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर उसके पास काफ़ी सारे एसेट्स हैं। एक इंस्टॉलमेंट आदमी बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर नहीं रहा है या करना नहीं चाह रहा है, कुछ भी कह लो, या कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो फिर एक नॉर्मल आदमी से अगर कहो कि अपने असेट्स बेच के लाइबिलिटीज पे ऑफ कर, क्या करना चाहेगा? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपना मोबाइल बेच के अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करो, अपना लैपटॉप बेच के अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करो, करना चाहोगे? नहीं। ज़बरदस्ती करवाऊँ? तब भी नहीं। तो कोर्ट अगर कहे कि बेचने पड़ेंगे तब कुछ कर लोगे? नहीं ना। टोन समझ रहे हो? मेरी टोन से तुम्हारा आंसर चेंज हो रहा है। मैं जिस टोन में आंसर पूछता हूँ समझ में आंसर कर देते हो। अभी ज़बरदस्ती नॉर्मल करवा रहा था तो तुमने कहा ऐसे कैसे बेचवा लेगा, और वही मैंने कह दिया कोर्ट कह रही है अब तो देना ही पड़ेगा। सर जो फोन का जो पेमेंट है वो अब कौन देगा उसका पेमेंट? लिक्विडेटर ही देगा। पहले उन असेट से जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करेगा, फिर बचे हुए जो पैसे बचेंगे उनकी हमारी पेमेंट करेगा। तेरे को ज़्यादा दुकान की फिक्र हो रही है कि दुकान पे कोई इंस्टॉलमेंट आदमी खरीद के लेगा तेरे से सामान, तो तू रिकवरी कैसे करेगा, है ना? है ना? बिजनेस दिमाग चल रहा है तेरा, बिजनेस। अगला, अच्छा जी, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, एक बात सोचो, सेल हो चुकी है ये, मतलब ये सेल तुम्हें हो चुका है, सामान मेरे पास पड़ा है, ठीक है। मान लो मैं इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब मेरा लिक्विडेटर आएगा, मेरा लिक्विडेटर इस असेट को बेचना चाह रहा है, बेच सकता है? बहुत बढ़िया। नालायक, ये सामान सेल हो चुका है, ओनरशिप किसके पास है? इसकी तुम्हारे पास है, और इसको मेरा लिक्विडेटर बेचना चाह रहा है, बेच लेगा क्या? नहीं भाई, सामान तुम्हारा है, ओनरशिप तुम्हारी है, कैसे बेच सकता है? नहीं बेच सकता, ठीक है। बट तुम जब आओगे खरीदने, मतलब लेने, जब तुम्हें पता चलेगा अरे मेरा तो दिवाली निकल गया, तो तुम मेरे से जब ये फ़ोन लेने आओगे तो मेरा जो लिक्विडेटर है वो तुमसे इसके पैसे मांग सकता है, क्योंकि तुमने खरीद लिया ना, तो पेमेंट मांग सकता है वो तुमसे, और तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुमने मना किया तो मेरा लिक्विडेटर तुम पे केस ठोक देगा। तो तुम पैसे तो ले सकता हूँ, बट वो इसको मेरा एसेट बना के बेचना चाहे तो वो नहीं कर सकता, ठीक। अग्रीमेंट टू सेल में बताओ, अग्रीमेंट टू सेल में क्या मेरा लिक्विडेटर बेच सकता है इसको? बेच सकता है, यस, क्योंकि ओनरशिप मेरे पास है। अगर तुम्हें लेना है तो क्या करो? अगर तुम्हें मोबाइल लेना तो क्या करो? पैसे दे दो, बढ़िया। आगे, राइट ऑफ रीसेल। अब बताओ, बुद्धि लगाना, तुम्हें ना बुक में देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से तुम्हें आंसर्स मिलेंगे, लॉजिकल होता है। अब देखो, है ही नहीं ना, बहुत बढ़िया, आंसर ही नहीं दिखेगा। अब इधर देखो, नॉर्मल कॉमन सेंस से मिलेंगे तुम्हें आंसर्स। इस सामान को मैं सेल कर चुका हूं तुम्हें, जब भी मैं बार बार बोलूँ सेल कर चुका तो क्या समझना है? ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। बार बार एक चीज, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सामान मेरे पास है, ओनरशिप ट्रांसफर। अच्छा, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने मान लो ये 50,000 रुपये में तुम्हें ओनरशिप इसकी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। सडनली मेरे पास एक तीसरा बंदा आता है, वो क्या कहता है, मोबाइल बेच दो मुझे वाला। मैंने कहा सॉरी ये तो बिक गया। मैंने उसने पूछा कितने का, मैंने कहा 50 का। वो कह रहा है आप मेरे से 60,000 ले लो, ये मुझे दे दो, ठीक है। क्या मुझे लालच आएगा? आएगा, क्योंकि यार 50 के बदले मुझे 60 मिल रहे हैं। तो क्या मैं ये फ़ोन अब इसको बेच सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। और राइट टू, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो बेच सकता हूँ, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है, सेलर के पास है, करेक्ट। तो देखो वही चीज़ लिख रही है, राइट ऑफ रीसेल, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, और इसमें ही मे रीसेल द गुड्स, आगे किसी और को बेच सकता है, करेक्ट।
लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, ये रिस्क वाला ही है पॉइंट कहीं ना कहीं। अगर इस फोन की ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर हो चुकी है और इस फोन को अगर कोई नुकसान होता है, गिर के टूट जाता है, स्क्रीन टूट गई, पानी में गिर गया, सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो बर्डन लॉस कौन उठाएगा? बायर। ओनरशिप किसकी है? तुम्हारी, बायर की। तो रिस्क कौन उठाएगा? बायर। तो अगर फोन को कुछ हुआ तो वो किसको उठाना पड़ेगा लॉस? बायर को। अग्रीमेंट टू सेल में सेलर को। कॉमन सेंस है। तो देख लो, इसके केस में लाइबिलिटी किसकी है? बायर की। इसमें लाइबिलिटी है सेलर की। चले आगे, अगला देखते हैं, सेल एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। सेल कैसे हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनसे कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल और हायर परचेज में क्या फ़र्क है। आओ इसको एक नॉर्मल से एक एग्जांपल से समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ इधर देखना, मैं तुम लोगों को कॉमन सेंस, तुम्हारी नॉर्मल लॉजिक से ही तुम्हारी ये क्लियर करवा दूंगा। ये है तुम्हारी मम्मी और ये हो छोटे बच्चे जहाँ पे तुम थे और शरारती थे, देखो हर वक्त नाचते कूदते रहते थे, हाथ खड़े करके डींगे मार रहे हो, तो ये कौन हो? तुम। ठीक है, तो अपना बचपन याद करो। तुम्हारे बचपन में स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ करता था, जिसमें कोई बच्चा पेड़ बन के आया है, कोई बच्चा भालू बन के आया है, कोई बच्चा शेर बन के आया है, फैंसी ड्रेस। ठीक है, या स्कूल में कभी प्ले होते थे तो कभी तुम उसमें पेड़ बन गए, कभी तुम उसके अंदर राम बन गए, कभी तुम उसके अंदर सीता बन गए, कभी कुछ बन गए। करेक्ट। तो तुम्हारे पास क्या वो कॉस्ट्यूम्स होती थी? भालू के कपड़े के खरीदता कोई कि आज गए पैंटलून्स, शॉपर स्टॉप, ज़ारा, लाओ भाई भालू वाली ड्रेस निकालो, एक किसी के लिए आया कस्टमर, कभी सुना ऐसा होते हुए? नहीं ना। यानी कि ये कपड़े मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में आपको ऐसे नहीं मिलते हैं। अच्छा, कोई खरीदता भी है तो क्या एक या दो बार के लिए यूज़ आता है, अदरवाइज वो पड़ा रहता है? तो क्या कोई खरीदता है ऐसे कॉस्ट्यूम्स? नहीं। कौन खरीदता होगा? तुमने पहने तो है, मतलब किसी ने तो खरीदे थे। कौन खरीदता था ये? जो ये सब कार्यक्रम कराता है, मतलब जो फिर जो जिसका या तो नाटक कंपनी है वो खरीदता है, या फिर जो ये चीज़ें भाड़े पे देगा। तुमने भी तो रेंट पे लिए होंगे ना। तो मान लो ये हूँ मैं ये चीज़, मैं ये कपड़े कॉस्ट्यूम्स रेंट पे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें मान लो एक शेर का कपड़ा दिया, ये लो शेर बना रहा हूँ मैं। लो इसको ऑरेंज ऑरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, रेड और येलो मिला दे तो ऑरेंज हो जाएगा ना। स्टार फिश लगे। ये लो थोड़ा सा शेर टाइप बना रहा हूँ मैं इसको। ड्राइंग मेरी कितनी अच्छी होगी बचपन में, इमेजिन कर रहे हो तुम? लो जी, ये हमारा शेर का कॉस्ट्यूम है। ठीक है, और तुम्हारी मम्मी मुझसे ये रेंट पे लेके गई। कितने दिन के लिए? फॉर एग्जांपल 5 डेज के लिए। ठीक है, अब मैंने अगर तुम्हारी मम्मी को ये 5 डेज के लिए रेंट पे दिया है, तो क्या मैंने 5 डेज का रेंट चार्ज किया होगा? कॉस्ट्यूम का 5 डेज का रेंट चार्ज किया होगा कि 5 दिन के लिए इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, अब 5 दिन बाद क्या तुम्हें मैं ये कॉस्ट्यूम रखने दूंगा? नहीं। अगर तुम रखते हो तो मैं क्या कहूँगा? परचेज कर लो सीधा। एक्स्ट्रा चार्जेस दो कि जितने दिन के लिए आपने लिया था उतने दिन के लिए, तो ठीक है, अब एक्स्ट्रा चार्जेस दो। यानी कि मैं तुम्हें ये जो सामान दे रहा हूँ ये इस पर्पस के लिए दे रहा हूँ जो तुम्हें पर्पस चाहिए, और उसके बाद मैं तुझे कहता हूँ ये सामान मुझे वापस कर देना। यानी कि पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बेलमेंट पे दिया है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप सामान की डिलीवरी करते हो किसी दूसरे इंसान को एक पर्पस के लिए, और उससे क्या कहते हो, जैसे तेरा पर्पस पूरा हो जाए ये सामान मुझे वापस कर दियो। तुम अपने दोस्त को जैसे एक लैपटॉप देते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो उससे क्या कहते हो, जैसी तेरी प्रेजेंटेशन बन जाए वापस कर दियो। तो वो क्या कर रहे हो? बेलमेंट पे दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बेलमेंट पे दिया कॉस्ट्यूम, ठीक, पर्पस पूरा हो गया, कॉस्ट्यूम फंक्शन हो जाए वापस कर देना। क्या मैं तुम्हें इसलिए भी दे रहा हूँ कि फिर तुम उसको पहन पहन के मॉल्स में घूमो, घर में घूमो, सड़क पे चढ़ा चलते लोगों को डराओ, या कॉस्ट्यूम पहन के सड़क पर निकल जाओ कुत्तों को डराओ,
कुत्ता आराम से सो रहा है, उसके ऊपर भा करके आ रहे हो, उसको डरा के आ रहे हो कि इसलिए यूज करो। क्या मैंने इस पर्पज के लिए दिया है? नहीं। करेक्ट। तो इसमें पहली चीज, एक बेलमेंट का एलिमेंट है कि नहीं? है ना? पर्पस पूरा होना चाहिए, वापस कर दो। दूसरा, इसके अंदर मैं तुमसे जितने दिन के लिए दे रहा हूं उतने दिन की पेमेंट मांग रहा हूं। इसके बाद अगर मान लो तुम्हें और 5 डेज के लिए चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट, फिर 5 डेज के लिए और चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट। इस तरीके से करते करते अगर बहुत बार तुम लेते रहे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक ऑप्शन दूंगा कि सुनो, तुम्हें अगर इतनी ही जरूरत पड़ रही है इस कॉस्ट्यूम की तो खरीद ही लो। यानी मैं क्या क्या कहूंगा कि तुम मुझे टाइम टू टाइम इतनी इतनी पेमेंट करते चले जाओ, यानी कि सीरीज ऑफ कंसिडरेशन मांग रहा हूं, ठीक है। और जहां तुम्हारा मान लो 15 दिन के बाद तुम्हें लग रहा है बस और नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सामान वापस ले जाऊंगा। करेक्ट। या फिर लास्ट में क्या कहूंगा, इतनी पेमेंट और कर दो और कॉस्ट्यूम ही खरीद लो। करेक्ट। तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम हायर परचेज। तो हायर परचेज में क्या है, एक तो बेलमेंट का एलिमेंट है जिसमें सामान वापस आएगा। दूसरा है कि आप इसमें सामने वाले को एक ऑप्शन देते हो परचेज करने का, अगर तो वो पूरा पैसा एक बार में दे दे या फिर वो सीरीज ऑफ कंसिडरेशन पे करता चल जाए और लास्ट में आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे और सामान उठा के ले जाए। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल, नॉर्मल सा एग्जांपल लो। तुम गाड़ी खरीदने गए, अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, कुछ सालों बाद जॉब करने लगोगे, कमाने लगोगे, तो तुम्हें बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ चाहिए होगा, है ना? अब तुम्हें गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी तुम ऐसे तो नहीं कि तुरंत एक बार अपने पैसे डाल के खरीद लोगे, क्या करोगे, गाड़ी लोन पे लोगे, ठीक है। तो तुमने जो गाड़ी लोन पे ली है, तो वो जो लोन पे गाड़ी लेते हैं वो भी हायर परचेज ही होता है। कैसे? तुम गाड़ी की लोन की टाइम टू टाइम ईएमआई पे करोगे, करेक्ट। तो तुम क्या कर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो और गाड़ी को और यूज करने का अधिकार लेते चले जा रहे हो। लोन रीपेमेंट करना रोक दो तो क्या होगा, अगर गई, क्या गई, गाड़ी ले जाएगा ना वो जिसने भी लोन दिया है, यानी कि हायर परचेज दिख रहा है इसमें भी। अच्छा, और अगर आखिरी ईएमआई पे कर दो तो तुम्हारी होगी ना। तो सेम चीज, यही तो हायर परचेज है। करेक्ट। तो पढ़ो, हायर परचेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर ऑफ एन असेट। हायर मतलब रेंट ऑफ एन असेट विच कंटेन्स अ प्रोविजन गिविंग द हायरर एन ऑप्शन टू परचेज। उसके पास एक ऑप्शन है कि वो खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता है। तो अ हायर परचेज एग्रीमेंट हैज टू एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ बेलमेंट सिंस द पोजेशन ऑफ गुड्स इज गिवन टू द बायर एंड एन एलिमेंट ऑफ सेल सिंस इट कॉन्टेम्पलेट्स एन इवेंचुअल सेल। तो मतलब इसके अंदर बेलमेंट भी है, साथ साथ सेल का एक एलिमेंट भी है कि अगर आखिरी में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो या एक अमाउंट और पे कर दो तो खरीद भी सकते हो। तो इसके अंदर एक एलिमेंट सेल का भी है जो फ्यूचर सेल को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर में सेल हो भी सकती है। तो द हायरर इज गिवन एन ऑप्शन टू आइदर बिकम द ओनर आफ्टर द पेमेंट ऑफ द स्टिपुलेटेड हायर चार्जेस और टू रिटर्न द गुड्स एंड पुट एन एंड टू द हायरिंग। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, द अग्रीमेंट मस्ट गिव द हायरर एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एंड टू रिफ्यूज द पेमेंट फॉर फर्दर इंस्टॉलमेंट्स इफ ही सो डिजायर्स। आगे, इफ द हायरर डिफॉल्ट्स, जिसने भाड़े पे लिया है सामान, अगर वो डिफॉल्ट कर दे मतलब पेमेंट ना करे, रिफ्यूज टू पे द इंस्टॉलमेंट्स, द सेलर कैन टर्मिनेट द अग्रीमेंट एंड रिज्यूम द पोजेशन ऑफ द गुड्स, मतलब वो सामान वापस ले जा सकता है। तो इन दोनों को जल्दी से पढ़ लो, इनका डिफरेंस। जल्दी जल्दी पढ़ो।
ये आ गया समझ, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, बायर को पेमेंट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हायरर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ सकता है और सामान वापस करके जितने दिन भी उसके उतनी की पेमेंट करके चला जाए। अच्छा, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर का जो लिक्विडेटर है वो क्या सामान ले जा सकता है? सेल के केस में सेल हो गई है, मतलब क्या हो गई है? ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। तुम इंसॉल्वेंट हो गए, क्या तुम्हारा लिक्विडेटर मुझसे सामान ले जा पाएगा? टोन तो मैंने वैसे ही बोली नहीं थी, तुम तो टोन से आंसर पकड़ते हो। मैंने क्या बोला? ये सामान ओनरशिप तुम्हारे पर ट्रांसफर हो चुकी है, पेमेंट नहीं करी तुमने अभी तक इसकी, क्या ये मुझसे ले जा सकता है? हाँ, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अच्छा, तुमने कॉस्ट्यूम हायर पे लिया था, भाड़े पे, और अब तुमने वो सामान की पेमेंट नहीं करी, तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या तुम ये सामान अपने पास रख सकते हो कॉस्ट्यूम? नहीं, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तो ऑन डिफॉल्ट बाय द हायरर, मतलब अगर हायरर जिसने भाड़े पे लिया उसने पेमेंट नहीं करी, द सेलर हैज द राइट टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एंड टेक बैक द गुड्स। अच्छा, सेल के केस में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? हो जाती है। और जो चीज़ भाड़े पे ली है वो क्या तुरंत, जो चीज़ भाड़े पे ली क्या तुरंत ओनरशिप मिल जाती है? नहीं। कब मिलती है? जब पूरी पेमेंट कर दो, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो। तो इसके अंदर द बायर, अच्छा आगे एक चीज़ और, अगर तुम्हारे पास ओनरशिप आ गई है इसकी, क्या तुम ये आगे किसी और को बेच सकते हो? हाँ, मतलब पेमेंट क्या, अगर तुम्हारे पास ओनरशिप आ गई है इस फोन की तो तुम ये आगे भी किसी और को बेचना चाहो तो बेच सकते हो। क्या जो कॉस्ट्यूम मैंने तुम्हें हायर पे दिया था शेयर वाला, तुम ये आगे किसी और को बेच सकते हो? नहीं। तो क्या लिखा है? द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। तो जिसने भी खरीदा है वो आगे किसी और को बेच सकता है, पर जिसने भाड़े पे सामान लिया है वो आगे किसी और को नहीं बेच सकता। अच्छा, सामने वाला जो खरीद रहा है, मान लो कॉस्ट्यूम जिसने खरीदा वो कह रहा है अरे मुझे नहीं पता था कि ये कॉस्ट्यूम जो है ये तो भाड़े पे लिया हुआ है, मुझे लगा इसी बंदे का है, मैंने खरीद लिया, तो अब मैं इसको रख सकता हूँ। तो क्या उसको रखने देंगे हम? नहीं। आगे, रीसेल। बायर कैन रीसेल द गुड्स, इसके अंदर हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। आगे नेक्स्ट आ रहा है सेल एंड बेलमेंट। देखो, ये हो तुम, ठीक है, और ये है तुम्हारा BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अब तुमने अपने दोस्त को लैपटॉप दिया, किसके लिए? कॉलेज के लिए वो बनाई थी उसको प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तुमने उसको लैपटॉप दिया, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त ने प्रेजेंटेशन बना ली, अब तुम उससे क्या कह रहे हो? बना ली तूने प्रेजेंटेशन? हाँ जी बना ली। अब तुम उससे क्या कह रहे हो? मैं तुझे ये प्रेजेंटेशन पेन ड्राइव में कॉपी करने तभी दूंगा जब तू मुझे लैपटॉप यूज करने के 2000 देगा। तो बताओ, क्या तुम्हारा दोस्त पेन ड्राइव से 2000 रुपये पेन ड्राइव में कॉपी करने 2000 देगा? नहीं देगा। क्यों? पर पहले उसने बताया नहीं। उसने क्या, तूने नहीं बताया? तेरे का एग्जाम्पल लिया मैंने। मैंने बताया। क्यों नहीं बताया तूने दोस्त को अपने? देखो, अगर तुम अपने दोस्त को लैपटॉप दे रहे हो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और उससे तुम क्या कह रहे हो कि तू ये प्रेजेंटेशन तो बना ले बट बदले में मैं तेरे से पैसे लूंगा, पैसे लूंगा, तो क्या तुम कोई नेक काम कर रहे हो? नहीं, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, ठीक है, क्योंकि तुमने बदले में उससे क्या किया? 2000 रुपये लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो, ये हो तुम
और वापस से ये है तुम्हारा BFF। तुमने दोस्त को लैपटॉप दिया, सेम काम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और दोस्त से क्या कहा कि तू बना ले और वापस कर दियो। तुमने इस बात के पैसे नहीं लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेचुइटस बेलमेंट। बट तुम लैपटॉप वापस जरूर मांगोगे। दोनों केसेस में, इस वाले में भी और इस वाले में भी, लैपटॉप वापस जरूर जाएगा। फर्क क्या दोनों में? एक में पैसे मिल रहे हैं और दूसरे में सिर्फ दुआएं मिल रही हैं। करेक्ट? अच्छा, अब एक और, ये हो तुम और ये है तुम्हारा BFF। तुम अपने दोस्त को लैपटॉप बेच रहे हो और ये तुम्हें इसके बदले में पे कर रहा है, तो क्या है ये? सेल है, अग्रीमेंट टू सेल है, हायर परचेज है, बेलमेंट है, क्या ये? सेल है। ठीक है, तो अब जो हम कवर कर रहे हैं, हम क्या फर्क हम देख रहे हैं? सेल कैसे बेलमेंट से अलग है। बेलमेंट में हम जो सामान दे रहे हैं वो एक पर्पस के लिए दे रहे हैं और पर्पस पूरा होने के बाद वापस ले रहे हैं। ठीक है, और सेल में ओनरशिप हमारे पास है, और सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो और बदले में पैसे ले रहे हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज देखो, अगर इस वाले में देखोगे तो पैसे ले रहे हो, पर इस वाले में पैसे नहीं ले रहे हो, तो इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें और इसमें? इसके अंदर क्या पैसे मिल रहे हैं? नहीं, इसके अंदर मिल रहे हैं। तो देखो, बेलमेंट में हम जो सामान दे रहे हैं उसके बदले यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, पर यहाँ पे बदले में पैसे मिल रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पे जो सामान दे रहे हैं वो एक पर्पस के लिए दे रहे हैं और पर्पस पूरा होने के बाद वापस मांग रहे हैं। यहाँ पे सामान दे दिए तो दे दिया, वापस नहीं ले रहे हम। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ओनर कौन है सामान का? इस वाले केस में तुम, और इस केस में सामान कौन कौन बनेगा? BFF बनेगा। यानी कि ओनरशिप यहाँ पे जो बेलमेंट पे दे रहा है उसी के पास है, बेलिक के पास, बेलर के पास, और यहाँ पे बायर के पास आ जाएगी। ठीक, पढ़ लो। इन केस ऑफ बेलमेंट द बेलर ट्रांसफर्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट the same goods are to be returned when the purpose is accomplished या fulfilled or are to be disposed of according to the directions of the bailor. There is no transfer of ownership in case of bailment. ये हमने दोनों क्या पढ़ी? बेलमेंट भी पढ़ी ना। तो इन केस में हम क्या कह रहे हैं? ओनरशिप तुम्हारे पास ही रहेगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, सिर्फ गुड्स ट्रांसफर होंगे, और जैसे ही वो पर्पस अचीव हो जाए, पर्पस वापस कर दो, सामान वापस कर दो। इन केस ऑफ सेल there is transfer of ownership and the question of return of goods does not arise. तो पढ़ लो सेल बेलमेंट में फर्क। सेलर ट्रांसफर्स और agrees to transfer the property in goods to the buyer, और बेलमेंट में possession of goods is transferred from the bailor to the bailey for a specific purpose. यहाँ पे buyer can deal with the goods as he deems fit. सेल में एक बार बायर ने खरीद लिया तो सामान के साथ जो मर्जी करे। अब यहाँ पे बताओ, तुमने अपने दोस्त को दिया था लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो लैपटॉप पे गेम खेल रहा है बैठ के, हैं, वो लैपटॉप पे वेब ब्राउजिंग कर रहा है बिना बात की। काम के लिए दिया था, काम नहीं कर रहा, गेम वेम खेल रहा है, उस पर फेसबुक चैट्स कर रहा है। वो मज़ा आएगा तुम्हें देख के? ये नहीं। यानी कि बेलमेंट में जिस पर्पस के लिए दिया है आप उसी पर्पस के लिए यूज़ करोगे, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बताओ, तुमने लैपटॉप बेच दिया, अब वो लैपटॉप पे गेम खेल रहा है, तुम रोक सकते हो? तुम वो लैपटॉप ही छीन लेंगे, वही लैपटॉप तेरे सर में देके मारेगा वो। इधर पूछ रहा हूं मैं, तो यही तो पूछा मैंने, नालायक। तो इस केस में क्या होगा? तुम लैपटॉप उसको जिस पर्पस के लिए भी यूज करना है उसको यूज करने दोगे, उस पर रोक नहीं सकते क्योंकि वहां पे सेल हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, सेल में बायर कैन डील विद द गुड्स एज ही डीम्स फिट, बट बेलमेंट में क्या कहोगे?
बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर द इंटेंडेड पर्पस। सेल में बायर गेट्स द ओनरशिप और बेलमेंट में बायर ओनली गेट्स पोजेशन। ओनरशिप नहीं मिलेगी उसको, सिर्फ पोजेशन मिलेगा गुड्स का। यहाँ पे गुड्स का रिटर्न पॉसिबल नहीं है, पर बेलमेंट में गुड्स वापस किए जाएंगे जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा। इसके अंदर कंसिडरेशन क्या है? प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। सेल में जब तुम ये दे रहे हो तो बदले में कुछ ले रहे हो, इसके अंदर कुछ दे रहे हो तो बदले में कुछ ले रहे हो नहीं, इसके अंदर दे रहे हो तो बदले में कुछ ले रहे हो। यानी कि बेलमेंट में पैसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, और सेल में हमेशा ही पैसे लेंगे, करेक्ट। तो देखो सेल के केस में क्या लिखा है? कंसिडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां पे कंसिडरेशन में भी ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। तो ये बेसिकली छोटी सी चीज होती है। ये क्या है? जब आप किसी से क्या कहते हो कि मैं सामान तुम्हें खुद दूंगा, तुम मेरे लिए काम करके दे देना, तुम अपनी मेहनत वर्क एंड लेबर लगाना, सामान एलिमेंट रॉ मटेरियल तुम्हें मैं दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दर्जी से कहा कि मुझे सूट सिलवाना है, तो दर्जी को तुम सूट का कपड़ा दे रहे हो, उसकी सिर्फ टैलेंट यूज कर रहे हो, उसका स्किल्स यूज कर रहे हो, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। या तुमने उससे कहा घर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से कि भैया रॉ मटेरियल सारा सामान लाके मैं तुझे दूंगा, बस तू अपनी लेबर ले आइयो, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। सोनार, गोल्ड स्मिथ, जो सोनार होता है, सोना जो बनाता है, ज्वेलरी में कन्वर्ट करता है, तुमने गोल्ड स्मिथ से क्या बोला? सोना तुझे लाके मैं दूंगा, सोना मैं दूंगा, शेप तू मुझे दे दियो बना के उसकी, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, ठीक है। तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ स्किल और लेबर। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस यूजिंग स्किल्स, दो गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके अंदर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेबर में क्या हो रहा है? हम स्किल एंड लेबर यूज कर रहे हैं, ठीक है। भले ही गुड्स भी डिलीवर हो रहे हैं, बट इसके अंदर मेन काम क्या है? स्किल्स का। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स ट्रांसफर होते हैं फॉर अ प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कैसे सेल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स से डिफर करती है। कहां गया वो? ये रहा। सेल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह से डिफरेंट है। हायर परचेज हमने देख लिया अपने पास, फिर दूसरा कौन सा था? बेलमेंट देख लिया हमने अपने पास, तीसरा सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर भी हमने पास देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की फॉर्मेलिटीज क्या क्या हैं? तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड बाय ऑफर टू सेल इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू सेल और बाय, हाँ ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाएगा? या तो हम ऑफर करेंगे बेचने के लिए, या हम ऑफर करेंगे बाय करने के लिए। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये ऑफर करेगी फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर बाय द अदर पार्टी। जैसे मैं ऑफर कर रहा हूँ बेचने के लिए, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर अ प्राइस, या फिर तुम ऑफर कर रहे हो खरीदने के लिए और मैं तुम्हारा वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब द कॉन्ट्रैक्ट शैल प्रोवाइड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स की डिलीवरी की बात की जाएगी। तो डिलीवरी में बी मेड इमीडिएट, साइमल्टेनियस, इंस्टॉलमेंट्स और इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट शैल प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस। पेमेंट ऑफ प्राइस शैल बी इमीडिएट, साइमल्टेनियस, इंस्टॉलमेंट्स और इन द फ्यूचर। तो देखो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं गुड्स का, तो गुड्स डिलीवर होंगे और उसके अंदर गुड्स की पेमेंट भी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों बातें लिखी हुई होनी चाहिए। अब गुड्स की डिलीवरी या तो इमीडिएटली होगी कि भैया तुरंत के तुरंत ले गए सामान, या फिर साइमल्टेनियस होगी। साइमल्टेनियस से मतलब क्या है? जब सामान दिया जाएगा उसी समय पे पेमेंट भी ली जाएगी। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। पहले केस में भी तुम्हें लग रहा होगा कि इमीडिएटली का मतलब है कि जैसे सामान दिया पैसे भी ले लिए। नहीं, इमीडिएटली का मतलब यहाँ पे क्या है? आपने इमीडिएटली सामान दे दिया, हो सकता है पेमेंट बाद में भी मिल जाए। साइमल्टेनियस से मतलब क्या है? आपने इमीडिएटली गुड्स दिए तो इमीडिएटली पेमेंट भी लेके आ रहे हो, ठीक है। आगे गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट से भी हो सकती है, या गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर में भी हो सकती है।
सेम चीज़ आप प्राइस के लिए भी कह सकते हो कि प्राइस इमीडिएटली दे के जाओ, और ठीक साइमल्टेनियस का मतलब प्राइस दो सामान ले जाओ। इसके अंदर क्या फ़र्क है कि भैया प्राइस हो सकता है अभी मांग ले, गुड्स की डिलीवरी बाद में हो, पर साइमल्टेनियस में क्या होगा, गुड्स की डिलीवरी भी होगी और पेमेंट ऑफ प्राइस भी होगी, या पेमेंट इंस्टॉलमेंट से भी की जाएगी या पेमेंट फ्यूचर डेट पे किसी डेट पे की जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया कैसे जाएगा, या तो वो राइटिंग में हो सकता है, या फिर वो बाय वर्ड ऑफ माउथ चल सकता है, या फिर वो पार्टली इन राइटिंग हो और पार्टली ओरल हो, या फिर आपके एक्शंस से भी हो सकता है और बाय कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। तो कॉन्ट्रैक्ट या तो आप बोल के करोगे, लिख के करोगे, या फिर पार्टली इन राइटिंग पार्टली ओरल होगा, या फिर आपके एक्शंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे तुम एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में तुमने खाना खाने बैठे और हुआ क्या, वहाँ पे पानी की बोतल रखी थी टेबल पे बीच में, उसको तुमने खोला बिस्लरी की बोतल और पी गए, क्या उस पानी के पैसे देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एक्शंस, आपके कंडक्ट, आपके बिहेवियर से हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स अभी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था। गुड्स क्या थे, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज मूव हो सकती है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। बट इसके अंदर कुछ चीजें नहीं आती। क्या नहीं आती? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मतलब जो जेब में तुम्हारे नोट पड़े हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 500 लो और 500 दे दो, लो गुड्स खरीद लेते हैं? क्या पैसों को गुड्स बोलें? नहीं, पैसों से गुड्स खरीद सकते हो, पर पैसे को थोड़ी गुड्स बोलोगे कि ये लो 500 बदले में 1000 दे दो, ये लो 500 बदले में 500 ही दे दो, नहीं ना। तो गुड्स में मनी तो नहीं आना चाहिए। और दूसरा क्या नहीं आना चाहिए, एक्शनेबल क्लेम्स। सर ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? तो एक्शनेबल क्लेम्स देखो ये लिखा, पढ़ो। एक्शनेबल क्लेम रिलेट्स ओनली टू unsecured debt and beneficial interest of a claimant in a movable property not in his possession which can be recovered by a suit or legal action। तो देखो, जैसे पहले इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल पढ़ो, जल्दी समझ में आएगा। क्लेम फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, या फिर अ शेयर इन पार्टनरशिप, क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, a right to get back the purchase money when sale is set aside। ठीक, ये वर्ड अर्नेस्ट मनी हमने पहले भी देख रखा है। क्या था ये अर्नेस्ट मनी? हाँ, मैंने बताया था अपनी डिक्शनरी में वर्ड को ऐड कर लो, ये वाला। कि अब इसको ये नहीं बोलेंगे, अब हम इसको अर्नेस्ट मनी बोलेंगे। अपने पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, अपना बुद्धि लगानी, याद करना, दिमाग पे जोर डालो। वैसे तो बहुत काम का है नहीं तुम्हारा दिमाग, बट डालो उस पर जितना जोर डाल सकते हो। नालायको, एडवांस मनी। अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? अर्नेस्ट मनी। तो रूल क्या कहता है, अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी, ठीक है, और अगर सामने वाले ने आपको वो सामान डिलीवर नहीं करा, तो आप सामान पैसा वापस मांगोगे। तो जब वापस मांग रहे हो भी तो पैसा ही है, तो वो पैसे को क्या गुड्स बोल दूं? नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेंट लेना था किसी से, उसने वो रेंट पे नहीं कर रखा अभी तक, ठीक है, तो उसको क्या मैं गुड्स बोल दूं? नहीं, वहां भी तो पैसा ही इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो बेसिकली अर्नेस्ट मनी का मतलब, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? अनसिक्योर्ड डेट। डेट मतलब लोन, ऐसा लोन जो अनसिक्योर्ड है, मतलब आपने बदले में कोई असेट गिरवी नहीं रख रखा, या फिर एंड एक आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब आपका किसी चीज में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, जिससे आपको उससे फायदा मिलेगा। ऑफ अ क्लेमेंट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन हिज पोजेशन विच कैन बी रिकवर्ड बाय सूट और लीगल एक्शन। तो अगर आपने कोई चीज रेंट पे दे रखी है और आपको सामने वाले ने उस रेंट का पैसा नहीं, उस चीज का पैसा नहीं दिया, तो आप वो सामान वापस ले सकते हो, और उसके बदले जो आपकी पेमेंट बचती है, जो आपको रेंट नहीं मिला, वो आप मांग सकते हो। वो जो रेंट आप मांग सकते हो वो हो गया एक एक्शनेबल क्लेम।
तो वो एक्शनेबल क्लेम को हम गुड्स नहीं बोलेंगे कि हम वो क्लेम बेच रहे किसी और को। आ रहा है समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हो तुम, ये हूं मैं, ठीक है। मैंने तुमसे एक सामान लिया था, कहा था मैं इसको यूज करूंगा, तुम्हें पेमेंट करता रहूंगा इसकी, ठीक है। अब मैंने इस सामान को एक्स्ट्रा यूज कर लिया, थोड़ा ज्यादा दिन यूज कर लिया, तो ज्यादा दिन यूज के तो ज्यादा भाड़ा बनता है, ठीक है। मैं वो भाड़ा देने से तैयार नहीं हूं, मैंने मना कर दिया, मैं वो भाड़ा नहीं दूंगा। बट तुम मेरे से ये सामान ले गए, सामान तो तुम वापस ले गए, बट अभी भी तुम्हारे पास एक अधिकार है कि वो तुम मुझसे वो पैसा ले सकते हो, ठीक है। अब तुम ये जो अधिकार है मुझसे पैसा लेने का, तुम ये अधिकार मान लो किसी रवि को बेच रहे हो कि जा भाई रवि, मेरे को अधिकार है, तुम रवि से क्या कह रहे हो कि मेरे को अधिकार है कि तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, वो पैसे तू जाके ले ले रवि। तो तुम ये अधिकार बेच रहे हो, तो ये जो अधिकार बेच रहे हो इसको गुड्स नहीं बोलेंगे। आया समझ? अच्छा, तो गुड्स में सब तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, बट क्या नहीं आता? अदर देन है ये वर्ड, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ये नहीं आएगा। बट और क्या क्या आएगा? इट एंड इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड या थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। जो भी चीजें जमीन से जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं, या जो जमीन का हिस्सा हैं वो। आगे, विच आर अग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखो, जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे कि क्रॉप्स हैं, क्या फल हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, वो सब क्या है? जमीन से जुड़े हुए हैं। तो अगर मुझे तुम्हें वो बेचने हैं तो क्या करूं? जमीन की जमीन उठा के दे दूं? क्या करूं? मुझे तुम्हें सब्जियां बेचनी, आलू बेचने हैं, तो क्या करूं? काटूं ना, फल तोड़ूं या पेड़ काटूं और तब तुम्हें बेचूं। तो जो ये काटना होता है ना, जमीन से काटना, इसको बोलते हैं सिवियर्ड। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड या थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be chopped off, which are agreed to be cut before sale or under the contract of sale। चेक दे फट्टे। तो एक्शनेबल क्लेम्स हो गया। मनी मतलब, मनी मीन्स लीगल टेंडर और करेंसी ऑफ द कंट्री एंड इट डज नॉट इंक्लूड ओल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन करेंसी। ध्यान से देखना, मनी का मतलब है जो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब वो करेंसी जो एक्चुअली में कंट्री में चलती है, ये नहीं। इसके अंदर ओल्ड कॉइन्स या फॉरेन करेंसी फॉल नहीं करते। पुराने सिक्के बेच सकते हो, उसको गुड्स में काउंट करेंगे। फॉरेन करेंसी बेच सकते हो, उसको गुड्स में काउंट करेंगे। आ रहा समझ? पुराने सिक्के जो हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर तुम देखो तो वो बिकते हैं, राजा महाराजा के टाइम के सिक्के बिकते हैं, वो काउंट होंगे। बट क्या काउंट नहीं होगा? वो नोट जो अभी इस वक्त सर्कुलेशन में है। तुम्हें याद होगा डीमोनेटाइजेशन आया था, ठीक है। अब वो पुराने नोट जो है 500,000 के जो बंद हो गए हैं, क्या वो लीगल टेंडर हैं? अब लीगल टेंडर मतलब क्या वो लीगली अब एक्सेप्टेबल है? नहीं। उनको बेचोगे चलेगा, उनको गुड्स बोलेंगे। बट जो अभी 500 करोड़ तुम इस वक्त यूज कर रहे हो, वो किसी को बेचने जाओ, उसको गुड्स नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या? सर हाँ वो सीरियल नंबर नहीं था 500 में 786 वाला, वो तो दिखता है सर। हाँ ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितना रह गया हमारा ये चैप्टर? अभी तो बहुत आ रहा है, बहुत है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ये वाला पोर्शन अब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, आज ही क्लास में कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो बताओ। सर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल समझ नहीं आया बस। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल समझ नहीं आया मतलब राम और सीता समझ नहीं आए, सर सेल आ गया, रामायण समझ में आ गई। सर अगर जो एग्रीमेंट टू सेल बन गया है तो सर वो इन्फोर्सबल वाला लॉ भी तो होगा। अग्रीमेंट टू सेल बन गया है तो इन्फोर्सबल वाला लॉ।
हाँ तो बन गया, मैंने कब माना कि इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है? तो सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट तो देखना ही पड़ेगा। पहली बात तो अग्रीमेंट टू सेल में सेल फ्यूचर डेट पे होगी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। जब वो शर्तें पूरी होंगी तभी जाके वो सेल कंप्लीट होगी, तभी जाके वो सेल में बनेगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिख दी तो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है ना कि ये शर्तें पूरी हो, तो वह शर्तें पूरी नहीं होगी तो फिर जरूरी थोड़ी है पेड़ बेचना। नहीं पर बेचना तो पड़ेगा ना। अगर कंडीशंस फुलफिल हो गई पूरी होगी तो सर बेचना तो पड़ेगा ना। मैं नहीं बेच रहा, मैं तो बेचूंगा, तू बेच ले। सर सेल तो करना पड़ेगा ना। अगर कंडीशंस फुलफिल हुई तभी, अदरवाइज नहीं। सर अगर सर एक दुनिया में सर डायमंड है, वो कहते हैं उसे कोहिनूर, सर वो बेच रहे हैं, वो मैं नहीं बेच रहा। 10 रुपए में कोई बंदा खरीद रहा है। 10 रुपए में तू कोई नहीं खरीद रहा है। सर एग्जाम्पल हाँ बोला कि मैं फ्यूचर में किस तारीख को खरीद लेना। सर वो अभी ओनरशिप किसके पास है? ये तो फ्यूचर वाला है ना, तो एडवांस टू सेल हो गया। एडवांस टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल को कह रहा है, एडवांस टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल हो गया सर। तो इस केस में सर डायमंड तो एक ही, अगर वो दूसरे को बेच देगा मतलब सेल कर देगा, तो फिर तो सर वो जिससे एग्रीमेंट हुआ है जो कंडीशन पूरी अगर उसने फुलफिल कर दी तो वो डायमंड उससे नहीं बेच पाएगा। देख, अग्रीमेंट टू सेल में अगर कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं तो फिर उसी को बेचा जाएगा जिसको जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फिर वो किसी और को बेच सकता है। अगर कंडीशन पूरी हो गई और थर्ड पार्टी को बेच दिया तो फिर थर्ड पार्टी से वो ले सकता है, क्योंकि वो ओनर बन चुका था सामान का। मतलब अच्छा ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल में अगर कंडीशन फुलफिल कर दी तो फिर जिसने बायर ने कंडीशन फुलफिल करी है उसी को बेचना पड़ेगा। अगर सेलर ने किसी और को बेच दिया है तो बायर जाके उससे वो सामान ले सकता है, क्योंकि वो ओनर था सामान का। क्योंकि उसने कंडीशन फुलफिल करती है, क्या बन गया? वो ओनर बन गया। ओनर बन गया तो किसी और सारी दुनिया से रोक सकता है ना सामान को लेने से, तो बस फिर वो थर्ड पार्टी से ले सकता है, किसी को उसने बेच दिया तो आगे। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।